बहुत सारे एटम्स हैं न्यूक्लियोटाइड्स, और उन सब एटम्स के बीच में चूंकि उसमें ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, तो संभावना बन जाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। और मचा रहे हैं, म्यूट कीजिए। ठीक है, तो ये कहने का मतलब हुआ ये कार्बोनिल ऑक्सीजन, ऊपर में हम क्या बताया, तो ऊपर में ऑक्सीजन दिखाना, नीचे में हाइड्रोजन दिखाना, नाइट्रोजन वाला। तो एक ऑक्सीजन एटम और एक हाइड्रोजन एटम के बीच में ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ये 3 डैश का मतलब ये नहीं है कि 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये एक स्पीशीज। अगर ये कोवेलेंट बॉन्ड होता तो सिंगल बॉन्ड ऐसे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया जाता है। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड तो नहीं है। ठीक है, वीक इंटरेक्शन है, इसीलिए तोड़ तोड़ के दिखाया गया है। जब 2 लाइन शो कर लो, 4 कर लो, कोई जरूरत, फिक्स नंबर नहीं है। ओके, अब आया समझ में। 3 अमाइनो एसिड तो इस सक्सेसिव टर्न में है, इतने स्पैन में। अगर इसको सीधा कर दें खींच के, टर्न को काट के, तो वो जो लेंथ बनेगा, दैट लेंथ 3.6 अमाइनो एसिड समा जाएंगे। लेकिन क्वाइल्ड हो गया तो इस क्वाइल्ड में भी 3.6 अमाइनो एसिड है। क्वाइल्ड होने का रीजन क्या है, डायहेड्रल एंगल्स प्लस the possibility of formation of hydrogen bonds every 3.6, 3 और 4 amino acids। अब ये 2 वजह से ये अल्फा हेलिक्स बन जाएगा, मेन वजह से। ओके, और भी वजह है, उससे स्टेबिलिटी डिसाइड होगा वेदर दैट अल्फा हेलिक्स इज स्टेबल और डी स्टेबल। समझ में आया? आगे चलें, कोई प्रॉब्लम है? Yes. कंसेप्ट क्लियर हुआ? Yes. एंटी पैरेलल समझ गए आप लोग? यस सर। अब पैरेलल सीट पर चलते हैं। एक चीज का और ध्यान रखिएगा कि पैरेलल एंटी पैरेलल में एक रिपीटिंग यूनिट का स्पैन जो है इज 7 एंगस्ट्रॉम, और पैरेलल में ये थोड़ा घट जाता है, 6.5 एंगस्ट्रॉम हो जाता है। और यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखिए, पिक्चर ऊपर क्यों नहीं जा रहा है? हाँ दिख रहा है, थोड़ा सा ये okay. See here what you have seen, that the line of hydrogen bond is straight. Now see here, is the line straight? No, sir. So that line is now, this line is like this. जो पहले स्ट्रेट था अब हो गया जिगजैग, एंगल आ गया इसमें। ठीक, देखिए इसका कोरेस्पॉन्डिंग जिसमें ऊपर हो ये वाला, इससे कंपैरिजन करो, यही वाला था, ये वाला लाइन जिसमें नाइट्रोजन ऊपर है
ऑक्सीजन नीचे है, इसमें भी नाइट्रोजन ऊपर है, ऑक्सीजन नीचे है। ठीक, ये लाइन स्ट्रेट था, अभी हो गया ये एंगल्ड। और जिसमें ये वाला हाइड्रोजन बॉन्ड का लाइन जिसमें ऑक्सीजन ऊपर था, नाइट्रोजन नीचे था। ऑक्सीजन नीचे था, नाइट्रोजन ऊपर था। दोनों प्लेन में ये एक स्ट्रक्चर बन गया, ये एक और सेम ये रिपीट होते गया। क्या है, सुराही है, एक सुराही है, और यहाँ पर क्या है, एक रेक्टेंगल है। ओके, सबसे पहली बात इसमें क्या ध्यान रखोगे कि डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रैंड इज पैरेलल, जिसकी वजह से इसका नाम है। सबसे इंपॉर्टेंट इसका फीचर जो है वो यही है, डायरेक्शन इसका पैरेलल है। ओके, और इस पैरेलल में डायरेक्शन अब होने के लिए क्या होगा, एक इसको एक सेगमेंट ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन इसमें अटैच होगा, यहाँ से इस बीटा शीट के ऊपर से जाके पीछे से फिर यहाँ से जुड़ेगा, फिर ये ऐसे आया, फिर ऐसे आके जुड़ेगा, तब ये बन गया पैरेलल बीटा शीट। और डिस्टेंस द स्पैन ऑफ वन रिपीटिंग यूनिट इज 6.5 एंगस्ट्रॉम। तो ये सब तो आपको बीच का बॉन्ड सब ये सब इसमें समझ ही गए हो आप, बीटा स्ट्रैंड में ही बता ही दिए हैं, फिर से एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ओके, क्या जरूरत है, समझ गए आप? यस सर, यस सर। अब इसको पढ़ दें झट-झट, कैच कैच कर लोगे? क्या लिखा है, बीटा कन्फर्मेशन ऑर्गेनाइजेज पॉलीपेप्टाइड चेन इन टू बीटा शीट्स। एक्सप्लेन कर ही दिए थे स्टार्ट में ही। एक जो है वो बीटा शीट है, किसने खोजा, पॉलिंग एंड कोरेन, इसने प्रिडिक्ट किया ये सेकेंड टाइप ऑफ रिपीटिटिव स्ट्रक्चर बीटा कन्फर्मेशन भी पॉसिबल है। ठीक, दिस इज a more extended conformation of a polypeptide chains and its structure has been confirmed by X-ray analysis। मतलब ये सच में प्रेजेंट है, पॉलिंग एंड कोरे ने पहले प्रिडिक्ट किया था। इन बीटा कन्फर्मेशन the backbone of a polypeptide chain is extended into a zigzag rather than helical structure। फिगर 4.7 यही है, फिगर 4.7 जो एक्सप्लेन किया गया आपको। ठीक है, जिगजैग है, अल्फा हेलिक्स में हेलिकल था। कौन, पॉलीपेप्टाइड चेन, पॉलीपेप्टाइड बैकबोन। The zigzag polypeptide chains can be arranged side by side to form a structure resembling a series of pleats। प्लीट मत, प्लीट हो गया एक, इसको कहते हैं एक छोटा सा टुकड़ा किसी भी वस्तु का जिसका प्लेन एक ही हो। कोई ऐसा टुकड़ा जिसमें बीच में कुछ उठा हुआ हो, गड्ढा हो, उसको प्लीट नहीं करेंगे। सेम प्लेन है, एक प्लेन, तो ये सब प्लीट्स है। ओके, ये क्या है, स्ट्रक्चर रिजिमलिंग ए सीरीज, बहुत सारे प्लीट्स है ये सीरीज, और ये सारे प्लीट्स जिगजैग है। आ रहा समझ में? यस सर। फोर्थ
Third point, in this arrangement called beta sheet, hydrogen bonds are formed between adjacent segments of polypeptide chain. Clear है? हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो रहा है एडजेसेंट पॉलीपेप्टाइड चेन के बीच में. The individual segments that form a beta sheet are usually nearby on the polypeptide chain, but can also be quite distant from each other in the linear sequence of the polypeptide. They may even be the segments in different polypeptide chains. That means अभी जो हम आपको बताए कि यहाँ पर एंटी पैरेलल है, तो हो सकता है यहाँ पर बहुत कोई बड़ा सा चेन हो और फिर ये कंटिन्यूअस हुआ. यही कह रहा है कि एक पॉलीपेप्टाइड चेन के डिफरेंट सेगमेंट जो कि दूर भी हों, अगर बीटा शीट या यूजुअली नियर बाय, ज्यादातर तो नियर बाय होते हैं, ये बीटा स्ट्रैंड्स के सेगमेंट्स ऑन द पॉलीपेप्टाइड चेन, बट कैन ऑल्सो बी क्वाइट डिस्टेंट. ये दोनों बीटा स्ट्रैंड के सेगमेंट पॉलीपेप्टाइड चेन में, यहाँ बहुत सारा अमीनो एसिड रेसिड्यू बीच में हो सकता है, डिस्टेंट भी हो सकते हैं फ्रॉम ईच अदर इन द लीनियर सीक्वेंस ऑफ द पॉलीपेप्टाइड. दे में इवन बी सेगमेंट्स इन डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन्स. ऐसा भी हो सकता है डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन के सेगमेंट्स भी अलाइन होकर के एंटी पैरेलल या पैरेलल सेगमेंट्स, पैरेलल बीटा शीट फॉर्म कर ले. अब डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन के सेगमेंट अलाइन होंगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस तरह का लिंकर की जरूरत नहीं है. एक एंटी पैरेलल भी है, अगर एक चेन इस तरफ है तो दूसरा चेन, क्योंकि दूसरे पॉलीपेप्टाइड चेन का हिस्सा है तो उसको कोई जरूरत, दोनों पॉलीपेप्टाइड चेन अलाइन हो जाएगा. या पैरेलली भी हो सकता है, उसको कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, एंटी पैरेलल ज्यादा फेवरेबल है क्योंकि इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं एक स्ट्रेट लाइन में बनते हैं, जिसकी वजह से हाइड्रोजन, दिस एंटी पैरेलल बीटा शीट बिकम्स ए स्ट्रॉन्ग सेकेंडरी स्ट्रक्चर. इसका स्ट्रेंथ ये काफी स्टेबल हो जाता है. ओके, इसकी वजह से. आई बात समझ में? ये पॉइंट क्लियर हुआ आपको? यस सर. पॉइंट नहीं क्लियर होगा तो बताते जाना. यस सर. अभी तक आपको वो समझ, मतलब अभी हमको पकड़ में आप समझ रहे थे हाइड्रोजन बॉन्ड में 3 है, ये बॉन्ड है एक एटम के बीच में है. ठीक है, अच्छा हुआ पूछ लिया आप लोग, ये क्लियर कर, ये कंसेप्ट क्लियर हुआ. 2 भी दिखा सकते हो, 3 ज्यादा अच्छा लग रहा है, 3 दिखाया. ओके, 4-5 भी दिखा सकते हो, लेकिन बेकार में क्यों करोगे मेहनत, जितना रिक्वायर्ड है उतना. ये एक एटम का स्पीसीज है, दिस इज 1 एटम स्पीसीज. इन दोनों के बीच में एक ही बॉन्ड हो सकता है एक टाइप का. एक, अब जैसे मिथाइल ग्रुप है, CH3 का कार्बन CH3, तो उस पूरे CH3 और CH3 के बीच में, एडजेसेंट CH3 के बीच में हाइड्रोफोबिक भी हो रहा है, वंडरवाल भी हो रहा है. वहां पर केस अलग है. ओके, लेकिन यहाँ पर 2 एटम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में वंडरवाल पॉसिबल है? नहीं. इलेक्ट्रोस्टैटिक पॉसिबल है? नहीं. एक तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड को कह लीजिए, इट इज ए टाइप ऑफ ए वेरी वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन. ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, पार्शियल चार्ज है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन है. लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन में भी स्पेशल टाइप ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन है, जिसमें हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन और नाइट्रोजन इज इन्वॉल्व एंड हाइड्रोजन इज इन्वॉल्व. हाइड्रोजन कॉमन है इसलिए उसका नाम से हाइड्रोजन बॉन्ड दे दिया गया, लेकिन है दरअसल ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक वीक इंटरेक्शन है. ओके, ठीक है, तो एक इसके बीच में क्या हो सकता है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक वीक इंटरेक्शन ही है. वंडरवाल नहीं हो सकता है, हाइड्रोफोबिक नहीं हो सकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक तो है ही. आई बात समझ में? यस सर. हाइड्रोजन बॉन्ड है ना सर? हाँ, हाइड्रोजन बॉन्ड है, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हुआ, एक तरह का
इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन ही है ना, Yes, sir. Positive, negative. या पार्शियल निगेटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज, अब पार्शियल इसका वैल्यू कितना है छोड़ो, ठीक है। NaCl में जहां पर एक प्लस आप लिखते हो पूरा प्लस, इस पूरा प्लस का क्या मतलब है? पूरा प्लस का मतलब है -1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस हो गया तो पूरा प्लस हो गया ये। और NaNS सोडियम में, और क्लोरीन में क्या हुआ? प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज। आ रहा समझ में? अब केमिस्ट्री समझाना पड़ेगा। आप लोग का बेसिक वीक है क्या? Yes, sir. समझ में आया. क्लोरीन के पास प्लस 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया तो प्लस 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इसलिए क्लोरीन पर 1 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज होता है उसको 1 यूनिट माना जाता है। 1 हो गया -1। लेकिन इस एक कंप्लीट यूनिट से जो सोडियम पर है 1, दिस इज लार्जर इन मैग्नीट्यूड देन दिस पार्शियल चार्ज, इसीलिए इसको पार्शियल बोले कि ये इससे कम है, ठीक है, बहुत कम है। ओके, जो हाइड्रोजन बॉन्ड में डेवलप हुआ किसके बीच में? ऑक्सीजन या नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में, ठीक है। इन दोनों में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन हुआ वो पार्शियल, इसीलिए उसको डेल्टा से डिनोट किया कि 1 से कम है। ओके, तो ठीक है, 1 से कम है तो क्या हुआ? कुछ तो चार्ज है ना, ठीक है। मैग्नीट्यूड से मतलब तो चार्ज, दो चार्ज स्पीसीज के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, तो दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन। इसीलिए बोल रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्ड इज ए टाइप ऑफ ए वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक, हाइड्रोजन इज ए वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, ओके, या कह लो वेरी वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन। क्लियर? Yes, sir. और सोडियम और क्लोरीन के बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन है, क्योंकि चार्ज हो गया। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स मास बढ़ने से बढ़ जाता है, पृथ्वी का मास बहुत ज्यादा है, इसीलिए हम लोग, अगर पृथ्वी का मास कम होता तो हम लोग, जैसे चंद्रमा है, मास कम हो जाता है, वेट कम हो जाता है, तो दोनों प्रोडक्ट का मास, आपका मास और पृथ्वी का मास मिलाकर जो फोर्स हुआ, वेट हुआ, वो जनरेट हुआ, और फिर अर्थ का रेडियस। इसमें भी सोडियम का जो चार्ज है और क्लोरीन का जो चार्ज है, दोनों मल्टीप्लाई होगा फोर्स निकालने के लिए, एंड दैट विल बी डिवाइडेड बाय द, क्योंकि ये दोनों सट गया, दोनों वंडर वाल रेडियाई दोनों एटम का जुट जाएगा, वो डिस्टेंस हो जाएगा। सोडियम का भी वंडर वाल रेडियाई और क्लोरीन का भी वंडर वाल रेडियाई, ठीक है। क्यों? क्योंकि दो एटम आया ना, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस, दोनों सटा हुआ है, इसका वंडर वाल रेडियाई इतना है और क्लोरीन का वंडर वाल रेडियाई मानो इतना है, तो ये डिस्टेंस जो है जुट गया और उसका R², ठीक। तो ये हो जाएगा उसके बीच का अट्रैक्टिव फोर्स, जो बॉन्ड है उस बॉन्ड का स्ट्रेंथ। तो अब अगर आप कंपैरिजन करें सोडियम क्लोराइड के बीच में, दिस फोर्स विल बी मच लार्जर एज कंपेयर टू द हाइड्रोजन बॉन्ड। क्यों? क्योंकि वहां पर -1 है, +1 है, मल्टीप्लाइड बाय -1, ओके। तो क्या हो गया? ये -1 हो गया, अट्रैक्टिव फोर्स, माइनस मीन्स अट्रैक्टिव फोर्स हो गया ये, और R², डिस्टेंस तो दोनों सटा हुआ था, वंडर वाल रेडियाई भी कम है, उसका स्क्वायर से मल्ट कर दिए तो वो एक बड़ा फोर्स हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड में चूंकि चार्ज जो है -1 से बहुत कम है, -1 से बहुत कम है, +1 से बहुत कम है, तो हो जाएगा पॉइंट समथिंग 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 000 समथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0.000 समथिंग डिवाइडेड बाय R², और R भी दोनों का दूर है, देखिए एंगल होने की वजह से ये डायगोनल है, डायगोनल का लेंथ ज्यादा बड़ा होता है, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन है, ओके। तो ये इसका डिस्टेंस, किसी भी ट्रायंगल में
दिस हाइपोटेन्यूज जो है विल बी ऑलवेज बिगर देन एनी ऑफ इट्स साइड्स। ओके, यहाँ पर देखो ट्रायंगल बन गया, अगर लाइन था ये हाइपोटेन्यूज क्रिएट हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया अब इस ट्रायंगल का। पहले क्या था, ये सीधा लाइन में था, इसके ज्यादा बड़ा लेंथ हो गया। ठीक, तो इस ज्यादा लेंथ हो जाने की वजह से आपका इनके बीच का जो डिस्टेंस है आर स्क्वायर वो भी बढ़ गया खींच खींच के, ये भी तो आर स्क्वायर भी ज्यादा है और दूर भी है, तो आर स्क्वायर भी डिनोमिनेटर वैल्यू भी ज्यादा होगा। एक तो वंडरवाल रेडियाई प्लस दोनों के बीच का डिस्टेंस, फिर इसका वंडरवाल का रेडियाई हाइड्रोजन का, तो वो मिला के आर जो है बड़ा हो जाएगा, फिर आर स्क्वायर जो है क्योंकि डिनोमिनेटर में है तो और छोटा हो जाएगा। तो ओवरऑल फोर्स जो है अट्रैक्टिव फोर्स will dramatically reduce in the case of hydrogen bond if you compare with the force present between sodium and chloride ions. ओके, लॉजिक समझ में आया? पूरा मैथमेटिक्स नहीं किए हैं, इसी में समझा दिए हैं, समझ में आया? Yes, sir. चलो, कहाँ तक हो गया, कौन सा पॉइंट में थे? 5th point से होगा। 5th पॉइंट हो गया ना? नहीं, वो होगा। होगा, अच्छा ये 5th पॉइंट। The R groups of the adjacent amino acids protrude from the zigzag structure in opposite directions। बता ही दिए थे आपको, R ग्रुप अपोजिट डायरेक्शन में है और प्रोट्रूड किए हुए है आउटवर्ड, किससे? बीटा स्ट्रैंड के जिगजैग डायरेक्शन से। तो जब आउटवर्ड प्रोट्रूड किए हुए रहेगा इन अपोजिट डायरेक्शन, तो आउटवर्ड किधर होगा? एक ऊपर हो जाएगा, एक नीचे हो जाएगा। ओके, समझ में आया? आउटवर्ड है इस प्लेन से, तो इधर तो नहीं जा सकता है, ये इसका आउटवर्ड नहीं होगा साइड वाला, आउटवर्ड तो इस प्लेन के या तो ऊपर होगा या नीचे कहलाएगा। आया समझ में? यस सर। और अपोजिट इन डायरेक्शन है तो ट्रांसपोजिशन हो गया दोनों आर ग्रुप का, बगल वाले आर ग्रुप का। ठीक है, रिकॉर्डिंग चल रहा है ना? यस यस। The adjacent polypeptide chains in a beta sheet can be either parallel or anti-parallel। अब यहाँ तक कॉमन पॉइंट बता दिया बीटा शीट का। अब बीटा शीट में वेराइटी क्या है वो बता रहा है। पैरेलल एंड एंटी पैरेलल हैविंग द सेम और अपोजिट अमीनो टू कार्बोक्सिल ओरिएंटेशंस रिस्पेक्टिवली। ठीक है, यानी रिस्पेक्टिवली का मतलब सेम है ओरिएंटेशन अमीनो टू कार्बोक्सिल किसमें? पैरेलल में, और डिफरेंट है अमीनो टू कार्बोक्सिल ओरिएंटेशन मतलब अपोजिट है किसमें? एंटी पैरेलल में। और स्ट्रक्चर भी जो है थोड़ा भिन्न है। देखिए डिस्टेंस 6.5 एंड 7 एंगस्ट्रॉम जो है, एक रिपीटिंग यूनिट का स्पैन है। द स्ट्रक्चर्स आर समवॉट सिमिलर ऑल्दो द रिपीट पीरियड इज शॉर्टर फॉर पैरेलल कंफर्मेशन versus 7 angstrom for anti-parallel, and the hydrogen bonding patterns are also different। दो डिफरेंस है ये बताइए, हाइड्रोजन बॉन्ड एंगल स्ट्रेट लाइन, इन लाइन, और दिस इज नॉट इन लाइन। देखिए एक सेकेंड, देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसा है, इन लाइन एंड नॉट इन लाइन। दिस इज इन लाइन हाइड्रोजन बॉन्ड, इट मे बी कॉल्ड, यानी ये तीनों जो स्पीसीज है इन्वॉल्व जो है, ओके, दे आर इन वन लाइन, एंड हियर इट इज नॉट इन वन लाइन। तो यहाँ पर देखिए कहाँ मुड़ा, इससे और इसके बीच में क्या अंतर है, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। दोनों में तुलना कीजिए, इसको इसमें फिट कीजिए। दिस इज लाइन, लाइन वाला तो सिंपल है, आप समझ गए। इन लाइन
R group. This R is not this R, okay? ये कोई और कोई ग्रुप है, ऑक्सीजन है यहाँ, तो इसको उल्टा करना पड़ेगा ना ऐसे, इसको उल्टा कीजिए फिगर को। अभी ठीक हुआ क्या? ऑक्सीजन ऊपर गया, ये गया नीचे, हाइड्रोजन ऊपर है, अच्छा हाइड्रोजन ऊपर है और ऑक्सीजन नीचे है, ठीक है। और इसमें ऑक्सीजन ऊपर है, बीच में हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन, ठीक है। अब समझिए, दिख रहा है पिक्चर? यस सर। लिखा हुआ मिट जाए ना तो चलो कंपैरिजन कर लीजिए आप। जब इन लाइन नहीं है तो ऑक्सीजन ऊपर है, दिस इज ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, सॉरी नाइट्रोजन, दिस इज नाइट्रोजन। यहाँ दोनों तरफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन दिखाया, मतलब ये कोई दूसरे ग्रुप का है। एक पिक्चर इस चैप्टर का नहीं था, कहीं और से लाए, हाइड्रोजन बॉन्ड का लाइन इन लाइन। कोई भी स्पीसीज हो, यहाँ भी इसी तरह से एंगल है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन और यहाँ नाइट्रोजन, दिस इज द एंगल। और यहाँ पर इस तरह से है, इसका उल्टा है इधर। और जब इनलाइन है तो ये तीनों स्पीसीज जो है इन एंटी पैरेलल this is inline, तीन को ही कंसीडर किया गया एक लाइन में। ये तीनों मॉलिक्यूल एक लाइन में होने चाहिए, ठीक है। तो ये भी एक लाइन में है तो ये भी एक लाइन में हो गया। कौन? कार्बोनिल कार्बन, ओके। इस पिक्चर को आया समझ में? कुछ दिक्कत है? एनी प्रॉब्लम? कुछ पूछना है? एग्जाम में इतना बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बीटा स्ट्रक्चर बनाओगे, ये पिक्चर काफी है, बस आपको बता रहे हैं उसका थोड़ा और डिटेल, बस और कुछ नहीं। Directionality of hydrogen bond, the attraction between the partial electric charge, फिगर देखो सेकेंड चैप्टर से है, ये फोर्थ चैप्टर है, is greatest when the three atoms involved in the bond, in this case OHO, lie in straight line. When the hydrogen bond moieties are structurally constrained, ये तीन क्यों दिखा रहा है पता है? सिर्फ
क्योंकि हाइड्रोजन एटम के लिए ये 3 ही रेस्पॉन्सिबल है, क्योंकि इसके इधर क्या था, इसमें कार्बन है। ठीक है, line straight line when the hydrogen bonded moieties are structure constant. When the hydrogen bonded moieties are structurally constant, when they are parts of a single protein molecule, for example, this ideal geometry may not be possible and resulting of hydrogen bond is weaker. प्रोटीन में लीनियर नहीं रह पाता है एंटी पैरेलल सीट में, और ये वीक हो जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड जिसमें इनलाइन नहीं है। आगे चले। ये हो गया। यस सर। 6 पॉइंट इज क्लियर टू यू। 7th क्लियर हो गया। फिगर 2.5 इन द एंटी पैरेलल बीटा शीट वेयर एज द इंटर स्ट्रैंड हाइड्रोजन बॉन्ड्स, दो बीटा स्ट्रैंड के बीच का हाइड्रोजन बॉन्ड आर एसेंशियली इन लाइन इन एंटी पैरेलल शीट। ठीक है, एंटी पैरेलल शीट में हमेशा इन लाइन है, वेयर एज दे आर डिस्टॉर्टेड और नॉट इन लाइन फॉर द पैरेलल वेरिएंट। पैरेलल वेरिएंट नीचे वाला जो था उसमें इन लाइन नहीं है, डिस्टॉर्टेड है। The idealized structures exhibit the bond angles given in table 4.1. These values are somewhat in real proteins, resulting in structural variation as seen above alpha helices. तो idealized angles है in table 4.1, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, ये ideal value दिया हुआ है। You can see here बॉन्ड एंगल्स phi psi के वैल्यूज। अल्फा हेलिक्स ये दिखाई दिए थे 57 -57 -47। अभी बीटा कन्फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं। बीटा कन्फॉर्मेशन में एंटी पैरेलल का phi इज -139 डिग्री एंड psi इज -135 डिग्री, और पैरेलल में -119 और psi में 113। आप देखोगे कि phi एंड psi के प्लस, इसमें प्लस है। ठीक है, एंटी पैरेलल इसीलिए ऐसे ऐसे हो गया। दोनों मैग्नीट्यूड जो है मोर और लेस सेम है। 119 और 113 के बीच में 6 का ही डिफरेंस, 139 और 35 के बीच 4 का ही डिफरेंस, लेकिन दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है, इसलिए माइनस प्लस हो गया। डायरेक्शन नहीं करिए, ओरिएंटेशन। ठीक है, now see 4.411 टेबल में देख लीजिए। These values vary somewhat in real proteins. ये आइडियलाइज वैल्यू था, रियल प्रोटीन में कुछ वेरी कर सकते हैं, रिजल्टिंग इन स्ट्रक्चरल वेरिएशन एज सीन एबव फॉर द अल्फा हेलाइसिस। तो ज्यादा वेरिएट करेगा तो स्ट्रक्चरल वेरिएंस भी हो सकता है, उसमें बीटा सीट में भी कुछ किंक आ सकता है, जैसे अल्फा हेलाइसिस में प्रोलीन की वजह से आ रहा था। क्लियर टू यू? बीटा सीट समझ में आया? खत्म होता है बीटा सीट यहीं पर। सिंपल है। यस सर। 2-3 पॉइंट 4 पॉइंट याद रखने की जरूरत है, फिगर समझने की जरूरत है बस। चलो सर बीटा सीट प्रोलीन के लिए पढ़ते हैं ना। प्रोलीन अगर आएगा ना कहीं भी तो वो टर्न कर देता है पॉलीपेप्टाइड चेन को, घुमा देगा। तो प्रोलीन आएगा इस बीटा सीट के टर्न पर। ये स्ट्रैंड है, ओके, तो ये अगर पैरेलल है तो इसमें भी जो टर्न हुआ यहां से वहां पर प्रोलीन होगा। एक ही इस टर्न पर हो भी सकता है, पैरेलल में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, एक इस टर्न पर। मान लो ये बहुत ऐसे सीधा गया, खूब ऐसे ऐसे घूम के ऐसे ऐसे एब्रप्ट टर्न है, अगर यू टर्न जिसको बोलते हो। अब प्रोटीन इतना गोल घूम के टर्न मारा,
तो इसमें प्रोलीन की जरूरत थोड़ी है, इस पॉलीपेप्टाइड चेन इतना टर्न हो जाएगा खुद ब खुद। लेकिन अगर एब्रप्टली यू टर्न मार दिया सीधा ऐसे, पॉलीपेप्टाइड चेन है, फॉर दिस द प्रोलीन विल बी रिक्वायर्ड। ओके, यही सवाल था आपका। सर प्रोलीन के केस में दिया है कि वो जो पेप्टाइड बॉन्ड बनता है वो सिस फॉर्म में ज्यादा स्टेबल होता है। सिस ट्रांस हम बताएंगे आपको, अभी आएंगे जब बीटा टर्न ना। प्रोलीन इज प्रेजेंट इन द बीटा टर्न, not in the beta sheet. Okay, presence of proline will destabilize beta sheet, जैसे प्रोलीन अल्फा हेलिक्स को डिस्टेबलाइज कर रहा था, किंक उत्पन्न कर रहा था। अभी तो बोले इसमें कि यहां भी किंक बना देगा। ओके, बीटा शीट में, बीटा शीट प्रोलीन इज प्रेजेंट इन डिफरेंट टाइप ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एज बीटा टर्न। बीटा टर्न और बीटा शीट सेम नहीं है ना, कि सेम है, अलग अलग सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। ये जरूर है कि बीटा टर्न जो है दो बीटा स्ट्रैंड को जोड़ रहा है, ये जरूर है। लेकिन बीटा स्ट्रैंड को अगर फोकस करो तो वो एक अपना एक खुद का वो 4 अमाइनो एसिड का एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, क्योंकि उस 4 अमाइनो एसिड रेसिड्यूज में डायहेड्रल एंगल्स जो बीटा स्ट्रैंड में चल रहे थे सिमिलर, वो वहां पर नहीं है, फॉलो किए जा रहे हैं। तो इस सेकेंडरी स्ट्रक्चर जिसमें बीटा शीट और टर्न दोनों इंक्लूडेड हो, इसको कोई एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर कंसीडर आप नहीं कर सकते, इन दोनों को दो अलग सेकेंडरी स्ट्रक्चर कंसीडर करोगे। समझ में आया, क्लियर हुआ पॉइंट? क्योंकि बीटा टर्न में फाई साई वैल्यूज आर डिफरेंट देन बीटा शीट का फाई साई वैल्यूज। फाई साई वैल्यू जब सिमिलर होता है तभी वो एक तरह का सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, डिफरेंट हो जाएगा तो वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाएगा। ओके, तो बीटा शीट इज वन टाइप ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर, बीटा टर्न इज अनदर टाइप एंड बोथ बिलोंग्स टू बीटा कन्फॉर्मेशन। लेकिन सेकेंडरी स्ट्रक्चर दोनों अलग अलग तरह के। आए समझ में? आगे चले। यस सर। बीटा शीट के एक टेम्परेचर प्रोलीन होता है, दूसरे टेम्परेचर ग्लिसरीन होता है। ग्लिसरीन का क्या रोल है? दूसरे टर्न पर कुछ नहीं, एक ही टर्न काफी है। अगर गाड़ी ट्रक जा रहा है राहुल, उसको मान लो कि इधर मुड़ना है, तो वो स्टीयरिंग को एक ही बार घुमाएगा ना, या फिर घुमा के सीधा कर लेगा? घुमा के सीधा तब करेगा वो जब उसको ऐसे मुड़ करके फिर ऐसे जाना हो। तो पहले स्टीयरिंग को इधर घुमाएगा, फिर स्टीयरिंग को दायां घुमाया, फिर बायां घुमाया, फिर सीधा हुआ। लेकिन बीटा टर्न तो अब सोचो कोई ट्रक जा रहा है उसी तरह का टर्न ले रहा है बीटा टर्न। मान लो कोई ट्रक यू टर्न ले रहा है, तो स्टीयरिंग को गोल घुमा करके यू टर्न ले लिया, अब फिर घुमाएगा तो एक्सीडेंट कर जाएगा, उधर चला जाएगा। ओके, एक ही बार स्टीयरिंग घुमाएगा, ठीक है। तो बीटा टर्न में फिर इसलिए एक बार स्टीयरिंग घुमाने के लिए एक ही प्रोलीन की जरूरत है। दूसरा प्रोलीन आ जाएगा तो फिर ये इधर घूम जाएगा। ओके, इधर घूम जाएगा या फिर इधर नहीं घूमेगा। अगर ट्रांस में होगा तो इधर घूमेगा, सिस में ज्यादातर रहता है, सिस में रहेगा तो फिर और ये इधर घूम जाएगा। अगर 2-3 प्रोलीन हो गया तो समझ में आया बात? एक प्रोलीन है, वही प्रोलीन का जो एंगल है उसी ने टर्न दिला दिया इसको। और दूसरे तरह के बीटा टर्न में ग्लाइसिन होते हैं। तो ग्लाइसिन का वजह है कि ग्लाइसिन में आर ग्रुप नहीं है, ठीक है। आर ग्रुप नहीं होने की वजह से ग्लाइसिन का डायहेड्रल